गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि कल हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, राजा की हर बात कानून हुआ करती थी, उसकी बात से ऊपर मुगल प्रशासन में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से सम्राट ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। तो कल हमने सम्राट के बारे में पढ़ लिया, आज हम शरीयत के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था। वैसे तो थोड़ा बहुत सभी सम्राटों ने या बादशाहों ने शरीयत को माना, पर बाबर, हुमायूं और औरंगजेब ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शरीयत के हिसाब से चलाया था। बाकी के बादशाहों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को बदला, क्योंकि मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदू लोग भी थे, उनको लेके भी चलना था। तो उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे बनाए जिससे कि दोनों समाजों को लेके वो आराम से चल सकते थे। अब हम लोग सम्राट के बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब सम्राट के बाद जो दूसरा पद था, उसको वकील ए सल्तनत कहा जाता था। इसका बादशाह के बाद यह सबसे बड़ा पद था मुगल साम्राज्य में। और इसको यहाँ तक कि इतनी पावर थी कि आज के प्रधानमंत्री से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर बादशाह राष्ट्रपति है तो ये प्रधानमंत्री है। यद्यपि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, पर पद के हिसाब से देखा जाए तो इसको वो सब पावरें प्राप्त थी जो आज के प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। और युद्ध के समय में यह युद्ध का संचालन भी करता था, और इसके नीचे जो मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद को उनके कार्यों की जिम्मेदारी के बारे में ये बताता था। इसके बाद आ जाता है दीवान ए वजीर। यह तीसरा पद था मुगल एम्पायर में। राजस्व विभाग का कार्य देखना इसका कार्य था, और यह राजस्व विभाग के आय व्यय के पूरे डिपार्टमेंट को देखते थे। और अकबर के समय पर इस कार्य को राजा टोडरमल कर रहे थे। उसके बाद अगला आता है दीवान ए तन। इसका यह भी एक बहुत बड़ा अधिकारी था। इसका कार्य कर्मचारियों को वेतन देना और कितना वेतन दिया गया इसका हिसाब किताब करना था। इसके बाद आता है मीर बख्शी। यह सैन्य अधिकारी होता था। यह सेना का प्रबंध करता था तथा सेना की भर्ती करता था तथा जरूरत का हर सामान सेना को उपलब्ध कराता था। उसके बाद आता है सद्र ए सुदूर। इसके अधिकार में धार्मिक मामले आते थे, उलेमा वर्गों पर कैसे नियंत्रण करना है और शरीयत के हिसाब से कैसे कार्य करना है, यह जिम्मेदारी इसकी थी। उसके बाद आता है मीर ए समा। शाही परिवार के लोगों की दैनिक जरूरत क्या है, शाही परिवार की दैनिक जरूरतों को उपलब्ध कराना इनका कार्य था। तथा इसके साथ साथ जब सम्राट को भोजन दिया जाता था, उस भोजन को पहले किसी और को खिलाया जाता था, उसके बाद सम्राट तक वो भोजन पहुंचता था। इस जिम्मेदारी को देखना भी इसका कार्य था। उसके बाद आता है मुहत्सिब। राज्य के लोगों का आचरण देखना, कैरेक्टर राज्य के लोगों का कैसा है, कोई शराब का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, कोई लीकर का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, और कोई राज्य में कोई डिसएडवांटेज तो नहीं कर रहा है, ले रहा है, और राज्य की साफ सफाई कैसी है, इस सब जिम्मेदारी को देखना इसका कार्य होता था। इसके बाद आता है दीवान आतिश। इनके अंतर्गत तोपखाना विभाग आता था। यह तोपखाने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। इसके पद को और इसे मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्रदान की गई थी। उसके बाद आता है दरोगा ए डाक। डाक से आप लोग समझ गए होंगे, जिस प्रकार से सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्य आजकल होता है, उसी प्रकार से दरोगा ए डाक का कार्य था। इनका कार्य संदेश भेजना, गुप्त सूचना देना और पत्र व्यवहार करना था। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे मुगल एम्पायर का
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिन या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्टेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। जिस प्रकार से हमारा देश आज सेंट्रल में डिवाइड है, स्टेट में डिवाइड है, लोकल में डिवाइड है, इसी प्रकार से मुगल एम्पायर भी सेंट्रल में भी डिवाइडेड था, स्टेट में भी डिवाइडेड था और लोकल में भी डिवाइडेड था। बाबर और हुमायूं के समय पे एम्पायर चारों तरफ नहीं फैला हुआ था, तो वो लोग अपने कार्यों को खुद ही देख लिया करते थे, अधिकारियों का अपॉइंटमेंट भी कर दिया करते थे। उस समय इतने लोगों की जरूरत नहीं थी। अकबर के समय में मुगल एम्पायर का चारों तरफ विस्तार हो गया था, मुगल एम्पायर चारों तरफ फैल गया था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जिस तरह से हमारे पास राज्य हुआ करते थे, हमारे देश में हमारे पास राज्य हुआ करते हैं, उसी प्रकार से मुगल एम्पायर में सूबे हुआ करते थे और सूबों को सरकारों में बांटा गया था और सरकारों को परगनों में बांटा गया था और परगनों को गांव में बांटा गया था। इस प्रकार से मुगल एम्पायर अलग अलग भागों में विभाजित था और इन अलग अलग भागों, गांवों को बस्तियों में बांटा गया था और इन अलग अलग भागों में जो लोग इस सिस्टम को चलाते थे उन लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। तो